नाभिकीय ऊर्जा हो गया, देखो विद्युत में नवीकरणीय ऊर्जा का 29 गीगावाट का योगदान है, ठीक है। विद्युत में नाभिकीय ऊर्जा का 29 गीगावाट का योगदान है। बायोमास एनर्जी हो गया 14%, विंड एनर्जी हो गया 65%, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी 13%, सोलर एनर्जी 5% और अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी 3%। असंतुलित आवश्यकताओं की वजह से पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ी है, जो कि जो जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से आज चिंतित है। इन सब वजहों से ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने और उसको विकसित करने की आवश्यकता है तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिकतम सीमा तक दोहन करना होगा। भारत 70% तेल का आयात करता है, जो भारत के विदेशी विनिमय भंडार की बड़ी निकासी है। देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता उसकी आवश्यकता से कम है। अभी उत्पादन 223 गीगावाट है। 2020 से 25 तक प्रतिवर्ष यह 16 गीगावाट तक बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना ही होगा तथा प्रत्येक ऊर्जा के स्रोत को पकड़ना ही होगा। 72 गीगावाट तक थर्मल क्षेत्र ऊर्जा को बढ़ावा देना, 72%। 11% 11 गीगावाट वाटर एरिया एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। 5% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन है, इसके भी क्षेत्र को बढ़ाना है 2022 तक। 5% तक न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना है, 11% तक वाटर एरिया वाले एनर्जी को बढ़ाना है और 72% तक जो है वो थर्मल क्षेत्र ऊर्जा को बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र क्या है? सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, कचरे से ऊर्जा, जल से ऊर्जा, बायोडीजल। देखो कचरे से जो ऊर्जा है, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में इसके प्लांट काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कचरे से जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है उसको दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में इसके प्लांट काम कर रहे हैं। बायोगैस एनर्जी पंजाब में इस क्षेत्र में 18,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता है और पवन ऊर्जा जो है वो गुजरात, तमिलनाडु राज्य में टोटल पवन ऊर्जा का 2.5 प्राप्त होता है। देखो फिनलैंड है, स्वीडन ने 20% 15% तक बायोगैस ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है। ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में कोयला जलाने वाले यंत्र को बायोगैस उत्पादन करने वाले यंत्र में बदला जा चुका है। इस क्षेत्र में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण करना होगा, जिसके लिए भारी निवेश करने की आवश्यकता है। भारत में लगभग 200 टन कृषि अपशिष्ट प्रतिवर्ष प्रयोग में नहीं आता है, जिससे अब उपयोग में लाने की आवश्यकता है। देखो एडीबी ने अपने हाल ही में घोषणा की है कि वे $500 मिलियन राज्य राष्ट्रीय ग्रिड के लिए राजस्थान पवन और सौर ऊर्जा परियोजना को स्वच्छ विद्युत लेने के लिए एक विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली निर्माण के लिए उपलब्ध कराएगा। पंजाब राजस्थान को, ठीक है ना, राजस्थान को उत्पादन केंद्रों से बिजली प्रवाहित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है और इन समस्याओं से निपटने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा। आज भारत दूसरे देशों से भी ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। क्यूबा से, जैसे देखो क्यूबा को तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में भारत मदद कर रहा है। ऋण तथा विशेषज्ञता की पेशकश भारत करता है क्यूबा को। बांग्लादेश को एनटीपीसी एक निश्चित दर पर बांग्लादेश को 250 मेगावाट बिजली का निर्यात करती है। भूटान हो गया, भूटान में भी भारत ने विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है। पूरी दुनिया में विकासशील देशों में विद्युत की कमी बढ़ रही है। मांग और पर्यावरण की चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए तो भारत को भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ ध्यान देना होगा। भारत में इसकी संभावना 150 गीगावाट उत्पादन की संभावना है, लेकिन इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। अतः विकसित देशों की इस क्षेत्र में मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। भारत इस दिशा में बढ़ रहा है। देखो कचरे से ऊर्जा हो गया, शहरीकरण, औद्योगिकरण सभी विकासशील देशों का विकास का आधार बन रहा है। साथ ही भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके कारण ही कचरे की समस्या पैदा हो रही है। वास्तव में ये समस्या बहुत ही विकराल रूप ले रही है। यहाँ यह कचरा प्रदूषण का स्रोत बन रहा है। ज्यादातर कचरा जो पैदा होता है वो भूमि को समतल बनाने तथा जल निकायों में चला जाता है, अतः इसका सही तरीके से निपटान नहीं होता है। यह मीथेन और CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस बनते हैं। कचरे का निपटान करने से पहले सही तरीके से संसाधित करने और उनका जमा के उत्पादन के इस्तेमाल करने से समस्या में सुधार हो सकता है। इसमें 2 स्तरीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें न केवल अपशिष्ट का निपटान पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगा, बल्कि साथ ही साथ प्रदूषण कम करने और विकास की जरूरतों के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकेगा। कुछ पद्धतियों में जो कचरे से ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, कुछ पद्धति तो है ही, जैसे कि बायोमिथेनेशन प्रोसेस है, उसके बाद कंबशन इंसिनरेशन प्रोसेस है, पाइरोलाइसिस हो गया, गैसिफिकेशन हो गया, लैंडफिल रिकवरी हो गया, प्लाज्मा आर्क हो गया।
बायोमिथेनेशन हो गया सबसे पहले ये एनारोबिक बायोमिथेनेशन। इस प्रक्रिया में जैविक कचरे को अलग किया जाता है और इसे बायोगैस डाइजेस्टर में डाला जाता है। मीथेन से संपन्न है बायोगैस का उत्पादन करने के लिए एनारोबिक कंडीशन में इस कचरे का अपशिष्ट बायोडिग्रेडेशन होता है। इस तरह से पैदा हुई बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने, बिजली जलाने, पैदा करने आदि में होता है। इस प्रकार जो अपशिष्ट बच जाते हैं उसे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कंबशन इंसेनरेशन IGIMS पटना में मेडिकल कचरे के लिए इसको लगाया गया है। कंबशन इंसेनरेशन को IGIMS पटना में लगाया गया है। इस पद्धति में उच्च तापमान पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कचरे को ऑक्सीजन की प्राचुर्य मात्रा में सीधे रूप से जलाया जाता है, जिससे जैविक पदार्थ से ऊष्मा तत्व 65 से 80% तक गर्म हवा, भाप और गर्म पानी से तब्दील होते हैं, जिसके जरिए पैदा हुए भाप का उपयोग स्टीम टरबाइन में बिजली पैदा करने के लिए हो सकता है। IGIMS पटना में पहला, ये बिहार में। उसका सरकार ने कचरा प्रबंधन और उनके ऊर्जा उत्पादन की अनेक योजनाएं शुरू की। 1995 में भी शुरू की थी। नगर पालिका और औद्योगिक कचरे ऊर्जा प्राप्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कचरे से ऊर्जा प्राप्ति के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास कर कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना, औद्योगिक क्षेत्रों में कचरे के उपयोग वाली परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहन देना, कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बेंगलुरु, दिल्ली और कर्नाटक में ऊर्जा उत्पादन का कार्य चल रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में सरकार बायोगैस के विकास के लिए इनके अनेक योजनाएं चला रही हैं। 2009-10 में 8 औद्योगिक कचरा से ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया है। महाराष्ट्र और यूपी में शराब कारखाने में बायोगैस की 5 परियोजना और गुजरात, कर्नाटक की भी परियोजना शामिल है। शहरी कचरा परियोजना में हैबोबिल और लुधियाना में पशुओं के अपशिष्ट पर आधारित परियोजना चल रही है। सूरत में गंदे पानी की सफाई संयंत्र में बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन, विजयवाड़ा में बूचड़खाने और सब्जी बाजार के कचरे से लगाए गए संयंत्र हैं। पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों का ऊष्मा के जरिए रासायनिक अपघटन होता है। जैविक पदार्थों को हवा की अनुपस्थिति में हवा की सीमित मात्रा में तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उनका गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में अपघटन न हो जाए, जिसे सिन गैस कहते हैं। इससे प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न होता है। COH2, CH4, CO2, N2 सम्मिलित रूप से इसमें मौजूद होते हैं। प्रोड्यूसर गैस को इंटरनल कंबशन जनरेटर सेट या टरबाइन में जलाया जाता है, IC इंजन में और टरबाइन में। लैंडफिल गैस रिकवरी, ये विधि कचरे से गैस प्राप्त करने की एक अन्य विधि है, जिसमें लैंडफिल गैस तैयार करने के लिए कचरा धीरे धीरे सड़ता है और इस गैस में CH4 की अत्यधिक मात्रा होती है, लगभग 50%। उससे काफ़ी गर्मी निकलती है, जो लगभग 4500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। इसका इस्तेमाल रसोई गैस के लिए और बिजली तैयार करने में होता है। प्लाज्मा आर्क, विशेषकर खतरनाक और रेडियो सक्रिय वाले कचरे को निपटाने के लिए प्लाज्मा आर्क अपेक्षाकृत एक नई प्रौद्योगिकी बन चुकी है। इसका उत्पादन करते समय यह प्रक्रिया में कचरा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, इसलिए यह एक कम प्रदूषक वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में N2 और सल्फर के ऑक्साइड नहीं बनते हैं, सिर्फ जहरीला राख बच जाता है, जिसे हटाना आसान होता है। हालांकि ये प्रौद्योगिकी महंगी है और भारत में इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऊर्जा के लिए कचरे के निस्तारण का लाभ। ऊर्जा के लिए कचरे के इस्तेमाल का एक अन्य महत्व लाभ है, इससे उन महानगरों में लैंडफिल के लिए मांग की कमी होती है जहां भूमि की कमी है। इससे कचरे के परिवहन पर आने वाली लागत में भी कमी होती है। कुछ मामले में इस एक से उत्पाद के रूप में उर्वरक का उत्पादन भी हो सकता है, लेकिन ये प्रौद्योगिकी महंगी है। इसके बावजूद भी इनका आयात किया जा रहा है। विभिन्न प्रौद्योगिकी के आधार पर कचरे से ऊर्जा तैयार करने की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट लागत अधिक होती है। एक अनुमान के अनुसार देश में शहरी पॉलिका संबंधी और औद्योगिक कचरे से 3600 मेगावाट बिजली तैयार करने की संभावना 2017 तक के बढ़कर 5200 मेगावाट हो सकती है। शहरी निकाय सरकार के द्वारा ये परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर कभी भी भागीदारी हो सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार। राष्ट्रीय ऊर्जा अभियानों के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 100 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टिक सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र द्वारा दी जा रही है। 4050 करोड़ रुपए की सहायता से 500 मेगावाट क्षमता वाले 25 सौर ऊर्जा वाले पार्क का निर्माण होना है। रक्षा और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों ने 300 मेगावाट क्षमता का सौर विद्युत परियोजना का विकास किया है। इन सब फैसलों से भारत एक प्रमुख विद्युत उत्पादक राज्य के रूप में उभरेगा। तो दूसरी तरफ किसी भी दूसरे देश में इतने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पार्क विकसित नहीं किए गए हैं।
इससे भारत को सौर ऊर्जा हब बनाने में सहायता मिलेगी और इसे मेक इन इंडिया में एक हिस्से के रूप में देखा गया है। अनिवार्य शर्त क्या है? इस योजनाओं के अंतर्गत लगाए जाने वाले सभी सौर संयंत्र में प्रयुक्त सभी पीवी सेल्स और मॉड्यूल भारत में ही निर्मित होंगे। भारत प्रमुख सौर विद्युत उत्पादक देश बनने की दिशा में अग्रसर है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रमुख उपाय सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। सरकार ने प्रत्येक 500 मेगावाट क्षमता और से अधिक के 25 सौर पार्क और अगले 5 वर्ष में विभिन्न राज्यों में अल्ट्रा मेगा पार्क ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दे चुके हैं। 4050 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की द्वारा दी गई सहायता से 20,000 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। अब तक 12 राज्यों ने सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने में मंजूरी दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। देखो, इन सौर पार्कों का निर्माण राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के सहयोग से किया जाएगा। रक्षा प्रतिष्ठान और अर्धसैनिक बलों द्वारा व्यवहारित अंतर वित्त पोषण से ग्रिड से जुड़ी पीवी ऊर्जा योजनाओं की 300 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं की स्थापना। इस योजना के तहत 2014 से 19 तक 5 साल की अवधि में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत व्यवहारिक अंतर वित्त पोषण के जरिए रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा प्रतिष्ठानों तथा गृह मंत्रालयों के तहत अर्धसैनिक प्रतिष्ठान के द्वारा 300 मेगावाट के अधिक क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी ऑफ ग्रिड पीवी ऊर्जा की योजनाएं स्थापित की जाएंगी। इस संयंत्र के इस्तेमाल किए जाने वाले पीवी सेल्स और मॉड्यूल भारत में बनेंगे। इस परियोजना को लागू करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। व्यवहारिक अंतर वित्त पोषण के साथ सीपीएसयू और केंद्र सरकार द्वारा ग्रिड से जुड़ी 1000 मेगावाट क्षमता की सौर पीवी ऊर्जा परियोजना की स्थापना का क्रियान्वयन 2016 से 18 3 वर्ष की अवधि में केंद्र और राज्य की विभिन्न के तहत सीपीएसयू द्वारा व्यवहारिक अंतर वित्त पोषण ऊर्जा 1000 करोड़ रुपए और आर्थिक सहायता ग्रिड से जुड़ी 1000 मेगावाट क्षमता की योजना को मंजूरी दी गई थी। देखो, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये दूर दराज के सस्ते इलाके में सोलर पार्क विकसित करना। 2014-15 के बीच बजट में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई थी और 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट रक्षा और अर्धसैनिक बलों द्वारा पीवी विद्युतीकरण का योजना को मंजूरी दी गई। सौर पंप कार्यक्रम को बढ़ावा देना, खाना पकाने का उन्नत चूल्हा, राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों का संघ बनाना, नहरों के किनारे ग्रिड से जुड़ी पीवी सोलर पार्क बनाना, सौर पार्क अल्ट्रा मेगा परियोजना, गुजरात तट पर पहली प्रदर्शनी अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करना। देखो, एनटीपीसी, एनएचपीसी, सीआईएल और इरिडा और भारतीय रेलवे जैसे सीपीएसयू और भारतीय सरकार संगठन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के आगे आ रहे हैं। लाल से हरित श्रेणी के लिए नवीकरणीय परियोजनाओं का वर्गीकरण। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुरोध पर पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लाल श्रेणी के अंतर्गत आने की सौर, पवन ऊर्जा और जल परियोजनाओं की हरित श्रेणी में लाने का फैसला लिया है। केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड ने उद्योग की श्रेणी में संशोधन किया है, जिसमें सभी क्षमता पवन और सौर ऊर्जा परियोजना और 25 मेगावाट की कम क्षमता वाली जल परियोजनाओं को भी हरी श्रेणी में रखा गया है। इस परियोजना संचालन को अब सिर्फ एक बार प्रदूषण नियंत्रण केंद्र से मंजूरी प्राप्त कर लेना होगा। 12वीं योजना में निरंतरता। सरकार ने 12वीं योजना अवधि में निम्नलिखित योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जैव गैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, चीनी मिलों में ग्रिड इटरेक्टिव बायोमास बिजली और खोई और सह क्रियान्वयन उत्पादन को बढ़ावा देने का समर्थन करना है। लघु पनबिजली के विकास के लिए समर्थन, JNNSM के तहत अपने ऑफ ग्रिड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग। नहरों के किनारे मुहाने पर स्थित ऑफ ग्रिड से जुड़े पीवी ऊर्जा संयंत्रों को विकास करना है। देखो, सौर पंप कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। खाने पकाने का उन्नत चूल्हा बनाना है। गुजरात तट पर पहली प्रदर्शनी अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करना है। गुजरात तट पर पहली प्रदर्शनी अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने पर 1 अक्टूबर 14 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में पवन ऊर्जा संस्थान तथा एनटीपीसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC और PTC पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तथा गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे साझेदारी के समूह ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त उद्यम कंपनी विस्तृत संभावना अध्ययन करेगी, पहली अपतटीय प्रदर्शन पवन ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, इरीडा, पीएफसी, पीटीसी, जीपीसीएल राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों का संघ। नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने वाली राज्य नोडल एजेंसियों को एक दूसरे के अनुभव साझा करने के लिए संवाद बढ़ाने के लिए एमएनआरई ने राज्यों को नोडल एजेंसियों की सलाह से पहल करते हुए राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के संघ बनाए हैं। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 27 अगस्त 2014 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ। मुख्य कदम क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने 30 वर्ष के लिए 30 बिलियन ऋण के लिए समझौता किया है। $30 बिलियन ऋण के लिए। फ्रांस की एजेंसी फ्रांस डी डेवलपमेंट से देश में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सक्षम परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन यूरो का ऋण मिला है। देश में पहली प्रदर्शनी अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा अधिभार ₹50 पर टन से बढ़ाकर ₹100 पर टन हो गया है। छत पर सौर बिजली लगाने के लिए गृह सुधार ऋण लाने चाहने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को परामर्श। लाल श्रेणी से हरित गैस में लाने के लिए सौर पवन ऊर्जा, लघु हाइड्रोजन परियोजनाओं का वर्गीकरण, जैसे कि हाइड्रोजन ऊर्जा। देखो, हाइड्रोजन उत्पाद, हाइड्रोजन का प्रयोग, उपयोग, हाइड्रोजन का भंडारण। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि ज्ञात ईंधनों से प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज्यादा है और ये जानने के बाद उस उत्पादन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा विवाद गत 2 दशकों से हाइड्रोजन तथा ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बृहत अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम में सहायता दे रहा है। 2005 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की गई है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, सुरक्षा, वितरण और अनुप्रयोग से संबंधित विकास के नए आयाम उपलब्ध कराना है। हाइड्रोजन उत्पादन हो गया। हाइड्रोजन H2 पृथ्वी पर केवल नियंत्रित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका उत्पादन उसके यौगिक की अपघटन प्रक्रिया से होता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विश्व के 96% हाइड्रोजन का उत्पादन हाइड्रोकार्बन के प्रयोग से किया जा रहा है। 4% हाइड्रोजन का उत्पादन जल विद्युत अपघटन के जरिए होता है। तेल शोधक संयंत्र एवं उर्वरक संयंत्र 2 बड़े क्षेत्र हैं जो भारत में हाइड्रोजन जो भारत में उत्पादन और उपभोक्ता, इसका उत्पादन कैलोरी और उद्योग में इसकी उत्पादकता के रूप में होता है। हाइड्रोजन का उत्पाद 3 वर्गों से संबंधित है: तटीय विधि, अपघटन विधि और प्रकाश अपघटन विधि। कुछ तापीय विधि से हाइड्रोजन के उत्पादन में ऊर्जा संसाधन की जरूरत होती है, जबकि अन्य में जल जैसे अपकारकों में से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बंद रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ मिश्रित रूप से ऊष्मा का प्रयोग होता है। इस विधि को तापीय रासायनिक विधि कहते हैं। ऊष्मा मीथेन पुनर्चक्रण, कोयला गैसीकरण, जैव मास गैसीकरण, यह सब हाइड्रोजन उत्पादन की अन्य विधि है। उपयोग में रासायनिक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल के अलावा इसे वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन तथा ईंधन सेलों में हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिजली के उत्पादन के लिए सेलों में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन के क्षेत्र में विकास की कोशिश। इंटरनल कंबशन इंजन, हाइड्रोजन युक्त सीएनजी डीजल में प्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों का विकास किया जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन वाली मोटरसाइकिल, तिपहिया, स्कूटर का निर्माण और प्रदर्शन किया गया। हाइड्रोजन ईंधन वाले उत्प्रेरक ज्वलन कुकर, कैटलिस्ट कंबशन कुकर का विकास किया गया है। बीएचयू ने वाणिज्य लाभ वाली मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों में सुधार किया है ताकि वह हाइड्रोजन से चलाए जा सके। हाइड्रोजन युक्त सीएनजी उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में द्वारका में एचसीएनजी स्टेशन खोला गया है, जिसके लिए मंत्रालय ने आंशिक सहायता की थी। प्रदर्शन एवं परीक्षण के लिए वाहन को 20% तक हाइड्रोजन युक्त सीएनजी गैस दी जाती है। एचसीएनजी को कुछ किस्म के वाहन, बस, कार और तिपहिया वाहनों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए विकास एस प्रदर्शन परियोजना को लागू किया गया है। बीएचयू, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी दिल्ली और हाइड्रोजन ईंधन में चलने वाला जनरेटर सेट भी विकसित कर रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग ईंधन गैस के रूप में है, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण है जिसमें H2 की रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट बिजली में बदला जाता है। बिजली उत्पादन की एक स्वैच्छिक और कुशल प्रणाली है। इसका इस्तेमाल यूपीएस प्रणाली यानी बेरोक-टोक बिजली उत्पादन प्रणालियों में बैटरी और डीजल जनरेटर के स्थान पर किया जाता है। ईंधन शैलों की उपयोगिता को देखते हुए आज देश और विदेश में कई संगठन इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास काम कर रहे हैं। इस समय ईंधन शैलों की लागत कम करने और इसके इस्तेमाल की अवधि को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ने इस गतिविधि को में सहायता की है। भंडारण और गैस से संबंधित तकनीक में बृहत व्यवसायीकरण की दृष्टि से पहिए के लिए परिवहन के लिए हाइड्रोजन का भंडारण सभी तकनीकों में से चुनौतीपूर्ण तकनीक है। गैसीय अवस्था में भंडारण करने का सबसे आम तरीका सिलेंडर में उच्च दाब में रखना, हालांकि यह सबसे हल्का तत्व है जिसे उच्च दाब की है, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस दायित्व के हाइड्रोजन द्रव कार्बनिक हाइड्रोजन कार्बन सूक्ष्म संरचना और रासायनिक रूप से इसे ठोस अवस्था में भी रखा जा सकता है। इस क्षेत्र में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजना मदद कर रही है। बायोडीजल 20% बायोडीजल प्लस 80% पेट्रोलियम डीजल है। इस मिश्रण का उपयोग लगभग सभी डीजल चलित इंजन में कर सकते हैं। इसके लिए इंजन में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। इस इंजन यह तथा इंजन वही क्षमता देता है। रतनजोत पौधा जेट्रोफा। रतनजोत पौधा जो है 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। प्लस 40% तक तेल देते हैं इसके बीज। जेट्रोफा हो गया 1 हेक्टेयर में, जेट्रोफा की खेती 2 टन तेल मिलेगा। करंज हो गया, करंज के जरिए 10 गुना ज्यादा तेल उत्पादन किया जा सकता है। पानीपत, लातूर, सिकंदराबाद, औरंगाबाद में बायोडीजल प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। इसकी कीमत भले ही 10 से 20% अधिक है, लेकिन बढ़ी हुई कीमत की तुलना में 5 से 20% तक पर्यावरण साफ सुथरा रहता है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा भारत को कम मात्रा में क्रूड ऑयल आयात करना होगा। बायोडीजल के प्रयोग से 90% तक कैंसर से बचा जा सकता है। पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी और यूएसए भी बायोडीजल के समर्थक हैं। इसके प्रयोग को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम का एक विशेष महत्व है। देश में हाइड्रोकार्बन प्राथमिक ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 35% है, जबकि हाइड्रोजन के उपयोग का विश्वास 60 से 61% है। देश में हाइड्रोजन के स्रोत काफी कम है, फलस्वरूप तेजी से बढ़ता आयात बिल। भारतीय व्यापार में असंतुलन। भारत लगभग अपनी जरूरत का 70% पेट्रोलियम उत्पाद देश में आयात करता है। परिणाम स्वरूप कीमती विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग केवल पेट्रोलियम आयात पर खर्च हो सकता है। भारत में तेल खपत, डीजल खपत 80% और 20% पेट्रोलियम की खपत है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में डीजल के महत्व को दर्शाता है। वैसे तो डीजल की कमी का प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक इसका प्रभाव दिखता है। हालांकि भारत के पास काफी मात्रा में रिजर्व स्टॉक है तेल का। इन्हीं सब कारणों से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डीजल इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर मिश्रण आदि में कमी आएगी, परिणाम बेहतर मिलने लगेंगे और भारत सरकार इस दिशा में कार्यशील है। नीति आयोग की पर्यावरण वन और वन्यजीव पर गठित कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रतनजोत नामक अखाद्य पौधा जिसका तेल बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जा सकता है के प्लांटेशन पर अधिक ध्यान दिया जाए। सामान्यतः ये पौधा दूसरे वर्ष से अगले 40 से 50 वर्षों तक बीज देता रहता है। जानवर इसे नहीं खाते हैं और फेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बीज 40% तक तेल देते हैं। ऊर्जा का यह एक वैकल्पिक स्रोत भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता है। योजना आयोग के द्वारा 18 राज्यों के 200 जिलों में को चुना गया है जहां रतनजोत की खेती की जाएगी। इसके अलावा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी अखाद्य तेलों के पौधे लगाए जा रहे हैं जिनसे बायोडीजल बनाया जा सकेगा। प्रति भूमि विकास हेतु 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इससे लाखों ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। पौधा रोपाई, उनके रखरखाव, सिंचाई, बीजों को एकत्रित करना, स्थानांतरण करना, सेल करना, प्लांट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा भारतीय रेलवे में भी रेलों को चलाने में बायोडीजल के मिश्रण को उपयोग में लाने की बात चल रही है। ये विश्वास किया जा रहा है कि रेलवे द्वारा कुल डीजल खपत का 20% बायोडीजल होगा। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर खाली पड़ी भूमि में रतनजोत लगाया जा सकेगा जो रेलवे की कुल आवश्यकता की पूर्ति का 10% पूरा करेगा। देसी इंजन जेट्रोफा व करंज। देश की खाली पड़ी जमीन पर जेट्रोफा और करंज की उगाने का काम किया जाए तो देश की कुल डीजल खपत का 20% भाग बायोडीजल के रूप में तैयार किया जा सकेगा। भारत में 660 लाख हेक्टेयर जमीन पड़ती है। इसमें से सिर्फ 11 लाख हेक्टेयर खाली पड़ी जमीन पर जेट्रोफा एवं करंज एक प्रजाति है। जेट्रोफा जिनके पौधे से बीज निकलती है, उन बीजों को सुखाकर इसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में किया जाता है। इन पौधे को ही उगाया जा सकता है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 72% आयात करता है। ऐसे में बायोडीजल के निर्माण से भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा। भारत में पेट्रोलियम से 5 गुना अधिक डीजल की खपत है। पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में इथेनॉल और C2H5OH का प्रयोग किया जाता है और डीजल के विकल्प बायोडीजल का प्रयोग होता है। इन दोनों बायोडीजल का अधिक उत्पादन यूरोपियन देशों में देखा जा रहा है।
यूरोपियन यूनियन में 2007 में 10,289,000 टन बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। भारत में डीजल की खपत 5 करोड़ टन की है। हमारे देश में 2011-12 तक 6 से 8 करोड़ डीजल की खपत हो गई थी। विकास के साथ डीजल की खपत भी बढ़ेगी। ऐसे में जेट्रोफा, क्रंच और काई से बनाए गए बायोडीजल काफी मददगार साबित हो सकेंगे। 1 हेक्टेयर से जेट्रोफा की खेती में 2 टन का तेल मिलेगा, जबकि काई के जरिए 10 गुना ज्यादा तेल मिलेगा। भारत में इन दोनों लातूर, सिकंदराबाद, पुणे तथा पानीपत में एक औरंगाबाद में बायोडीजल प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। कुछ में तो उत्पादन की भी क्रिया चल रही है, लेकिन ये उत्पादन नाम मात्र का है। कच्चे तेल के विकल्प के लिए अधिक से अधिक जेट्रोफा और क्रंच की खेती के साथ लोगों का वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल पर छूट देने की जरूरत है। देखो, लघु बिजली परियोजना, क्रिएटिंग लो इन्वेस्टमेंट पॉल्यूशन, क्रिएटिंग लो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो, लघु पनबिजली परियोजना, देश में इसकी अनुमानित क्षमता 15,000 मेगावाट है, जिसमें अभी तक मात्र 20% तक के दोहन ही किया जा सका है। पवन चक्कियां, सूक्ष्म पनबिजली परियोजना 100 तक मेगावाट तक प्रोडक्शन, 100 किलोवाट तक प्रोडक्शन होगा तो उसको हम सूक्ष्म पनबिजली परियोजना कहेंगे। मिनी पनबिजली परियोजना में 101 से 2000 किलोवाट तक या 2 MV तक प्रोडक्शन होगा। लघु पनबिजली परियोजना, इसमें 2 MV से 25 MV तक प्रोडक्शन होगा। SHP परियोजना 25 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन की अनुमानित है। जैव विविधता पर कम प्रभाव, पीने के पानी पर कम प्रभाव, सिंचाई, जीव जंतु को कम नुकसान, पर्यावरण हितैषी विकेंद्रीकरण, विद्युत उपलब्धता, वनों का कम कटाव। इसमें देखो, इन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है सरकारी स्तर पर। जैसे पूर्वोत्तर राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश अकेले, इस प्रदेश में 1 लाख पवन चक्कियां हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड राज्य की विशेषता यह है कि अपने दूर दराज के क्षेत्रों में 500 से अधिक पनचक्कियां लगाई हैं, जहां एक और लघु पनबिजली के क्षेत्र में 3,342 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। वहीं दूसरी ओर 2025 पनचक्कियां सूक्ष्म पन परियोजना भी फरवरी 2012 के अंत तक काम कर रही थी। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की योजना, स्थानीय संगठन हो गया, पंचक्की संघ, सहकारी सोसाइटी, NGO, स्थानीय निकाय और राज्य नोडल एजेंसी की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। पनबिजली एक ऊंचाई से गिरने वाले पानी से प्राप्त की जाती है। ऊर्जा को जनरेटर के साथ टरबाइन के प्रयोग से विद्युत में बदला जाता है और किसी स्थान की पनबिजली क्षमता पीने के पानी के छोड़े जाने और मुहाने पर निर्भर करती है और ये परियोजनाएं नदी, नहर तथा बांध पर लगाई जाती है। नदी, नहर और बांध। SHP के लिए स्वदेशी मानक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और इस प्रकार किसी संस्थान विशेष की स्थिति में ढालने की मामूली आवश्यकता पड़ती है। SHP परियोजना को नदियों पर लगाने की लागत नहरों के मुकाबले कहीं अधिक पड़ी है, पर नहर आधारित परियोजना के लिए उपकरणों की लागत कहीं अधिक है। SHP परियोजना पर प्रति मेगावाट लागत समन्वय 7 से 8.5 करोड़ रुपए आती है। SHP से उनकी क्षमता उपयोग कारक के अनुसार सामान्यतः 5 से 7 वर्ष तक लाभ उठाया जा सकता है। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय पूरे देश में SHP विकास का गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्र को समर्थन करता है। नए उद्यम के लिए सब्सिडी तथा आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करता है। 2012 की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2000 मेगावाट तक पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य था, जिसे लगभग प्राप्त कर लिया गया। पवन ऊर्जा, पन विद्युत ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी। वैश्विक स्थिति, भारत पवन ऊर्जा का क्षेत्र, एशिया में पवन ऊर्जा का क्षेत्र, पवन ऊर्जा के लाभ, पवन ऊर्जा संबंधी समस्याएं, राज्यवार इसका उत्पादन। पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। गुजरात में देखो, गुजरात में इसकी क्षमता 10,645 मेगावाट है। गुजरात में पवन ऊर्जा की क्षमता क्या है? 10,645 मेगावाट है। उत्पादन हो रहा है 1,864। फिर राजस्थान हो गया, इसकी क्षमता 4,858 मेगावाट हो गया। उत्पादन हो गया 1,088 मेगावाट। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका में इसका क्षमता जो है 11,531 मेगावाट। उत्पादन 1,473 मेगावाट। आंध्र प्रदेश हो गया, इसकी क्षमता 8,968 मेगावाट। उत्पादन 136 मेगावाट। केरल हो गया, क्षमता 1171 मेगावाट। उत्पादन 28 मेगावाट। उड़ीसा हो गया, क्षमता 255 मेगावाट। उत्पादन 0 मेगावाट। तमिलनाडु की क्षमता हो गया 55-30 मेगावाट। उत्पादन 4,907 मेगावाट। महाराष्ट्र हो गया, क्षमता 4,584 मेगावाट। उत्पादन 2,078 मेगावाट। मध्य प्रदेश हो गया, क्षमता 1,019 मेगावाट। उत्पादन 229 मेगावाट। पवन
पवन चक्की नामक विशेष संरचना से बनाए गए और पवन की दिशा में घूमकर चलने वाले पंखों का उपयोग किया जाता है। इसे नोदक प्रेरक या प्रोपेलर की मदद से चलाया जाता है। इसका उपयोग खुले स्थान, मुद्रा तटों अथवा उच्च स्थानों पर नोदक प्रेरक और प्रोपेलर की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्वाधिक सस्ता और सुलभ ऊर्जा संसाधन है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। वैश्विक स्थिति क्या है? हमारे वायुमंडल में इतनी पवन ऊर्जा है कि जो दुनिया की वर्तमान विद्युत खपत का 5 गुना है बिजली पैदा कर सकता है। दुनिया की कुल खपत का 1.7% हिस्सा पवन ऊर्जा का है। उत्पादन की दृष्टि से डेनमार्क 19% तक पैदा की जाती है। कैलिफोर्निया अमेरिका 2500 मेगावाट, अमेरिका 35,159 मेगावाट पहला पोजीशन। जर्मनी 25,777 मेगावाट सेकंड पोजीशन। चाइना हो गया 25,104 मेगावाट थर्ड पोजीशन। इंडिया हो गया 11,807 मेगावाट पांचवा पोजीशन। अमेरिकी संस्थाएं हो गया अब 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 20% अर्थात 3 लाख मेगावाट तक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्पित है। एशिया में स्थिति। चीन ने पवन ऊर्जा के उत्पादन में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। चीन पहले 5वें पायदान पर था लेकिन अब दूसरे स्थान पर है। चाइना में 2020 तक पवन ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत को पवन ऊर्जा क्षेत्र में काफी अग्रणी देश माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा टरबाइन उत्पादक सुजलॉन है। पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस ने अपने मिड विंड फार्म्स बना लिए हैं। साथ ही इन देशों ने औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं चाइना, इंडिया के पास बहुत ही मजबूत व्यावसायिक आधार है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में पवन ऊर्जा मानचित्र तैयार किया गया है। उनकी अपार संभावनाओं वाले क्षेत्र में गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय किनारे, दक्षिण तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा कर्नाटक के कुछ भाग आते हैं। सेंट्रल विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी के अनुमान के अनुसार भारत में 48,000 मेगावाट पवन विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। इतने पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत की कुल भूमि का 1% भूमि की आवश्यकता होगी। भारत के ऑफशोर विंड फार्म्स की सहायता से 48,000 मेगावाट ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। वर्तमान में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 15,000 मेगावाट की कुल ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें 11,807 मेगावाट पवन विद्युत ऊर्जा से ही प्राप्त होते हैं। कुल स्थापित क्षमता के आधार पर तमिलनाडु पूरे भारत में पहले पायदान पर है। यहाँ कुल पवन ऊर्जा का 42% तक प्राप्त किया जाता है। भारत में अभी तक ऑनशोर तट से दूर पवन ऊर्जा ही स्थापित की गई है, लेकिन अब सरकार ऑफशोर पवन ऊर्जा फार्म्स के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए रामेश्वरम के निकट धनुष कोटी में अध्ययन किया जा चुका है। पवन ऊर्जा से लाभ क्या है? पारंपरिक स्रोतों की अपेक्षा पवन ऊर्जा का उपयोग बार बार किया जा सकता है। यदि ऊर्जा तो ईंधन के अन्य प्रकार जैसे कोयला, तेल का प्रयोग कम होगा अतः उनके मूल्य स्थिर होंगे। एक बार पवन चक्की संयंत्र स्थापित करने के बाद केवल मरम्मत की आवश्यकता होती है। सामान्यतः एक पवन चक्की 20 वर्षों तक आसानी से काम कर सकती है। पवन चक्की स्रोतों के रूप में पवन ऊर्जा का प्रयोग करती है, इसलिए इसमें किसी भी अन्य स्रोत की तरह अवशेष की समस्या नहीं होती है। 1/4 मील की दूरी में स्थित पवन चक्की घरेलू रेफ्रिजरेटर के बराबर ध्वनि करती है, जिसमें ध्वनि की समस्या, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या की भी उत्पन्न नहीं होती। इसे खेती या बंजर भूमि पर आसानी से लगाया जा सकता है। पवन ऊर्जा हर देश की अपनी होती है, इसलिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न होने की वजह से अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। पवन ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल है। एक पवन चक्की के द्वारा उत्पादित ऊर्जा यदि किसी परंपरागत माध्यम से जैसे कि कोयला द्वारा उत्पादित किया जाए तो पर्यावरण में लगभग 1800 टन CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है का कारण बन जाता है तथा इसे हटाने के लिए कम से कम 1/4 माइल का जंगल उगाना पड़ता है। पवन ऊर्जा संबंधी समस्याएं क्या है? मौसम के अनुसार सही जगह संयंत्र लगाने की समस्या, आरंभ करने में अधिक धन तथा रखरखाव के धन की आवश्यकता, शहर से दूर हवा के बहाव के कारण अतिरिक्त व्यय, बिजली को शहर तक लाने में मदद। यह ऊर्जा पवन के बहने पर निर्भर है, जिसके लिए निर्धारित समय सीमा नहीं होती, जिससे ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकती। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर हम प्रदूषण को कम कर सकेंगे और राष्ट्र के हजारों करोड़ों रुपए की बचत कर सकेंगे, जिन्हें हम तेल आयात में खर्च कर देते हैं। सुंदर पहाड़ों और हरे भरे मैदानों वाली हरियाली के साथ अपने जंगलों को बिखरी सुंदरता वाले इस देश में हम भाग्यशाली हैं जो हमें मिली है। ये महत्वपूर्ण है कि हम यह भी स्वच्छ तथा स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण अपने अगली पीढ़ियों को भी दें। देखो, सौर ऊर्जा क्या है? गुजरात में सौर ऊर्जा की प्राप्ति, भारत में सौर ऊर्जा की प्राप्ति, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, परम सौर ऊर्जा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अक्षय ऊर्जा उपकरण, सोलर पौंड,
सोलर पावर लाइटनिंग ए बिलियन लाइट्स। विश्व के लगभग 106 करोड़ लोगों के बिजली उपलब्ध नहीं होने से विश्व के लगभग 106 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं होने, जिनसे लगभग 25% भाग में रहते हैं। इसी परिदृश्य को बदलने के लिए देरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लिए भविष्य निर्माण के लिए समाधान खोजने के लिए लाइटनिंग और बिलियन लाइट्स योजना की पहल की है। इससे 1000 करोड़ लोगों को मिट्टी के तेल तथा लालटेन और पैराफिन लालटेन की जगह से सोलर या सौर ऊर्जा वाली लालटेन के द्वारा रोशनी का लक्ष्य है। इससे विश्व के सभी समुदायों को लाभ मिलेगा, जिसमें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सूर्य एक विशाल रिएक्टर है जिसमें हाइड्रोजन लगातार ऊर्जा, तापमान और दबाव पर जल रही है और ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में प्रेषित ऊर्जा का लघु अंश ही पृथ्वी पर विकसित ऊर्जा के रूप में अधिग्रहण ग्रहण किया जाता है। ऊर्जा मुख्यतः 3 रूपों में प्राप्त होती है। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी प्रकाश ऊर्जा की मात्रा 2%, अवरक्त प्रकाश 51%, ताप विकिरण 47%, हीट रिडक्शन। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5% अंश पर झुकी हुई है, अतः यह सौर ऊर्जा की मात्रा वर्ष में ऋतुओं और दिनों के समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। इस अनिश्चितताओं के बावजूद हमारे देश में धरातल पर उपलब्ध सौर ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा, वार्षिक मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए इस ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक उपयोग किया जा सकेगा। सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके सोलर रिडक्शन एनर्जी को फोटोवोल्टिक सेल में परिवर्तित करने के माध्यम से भारत में सौर ऊर्जा की प्राप्ति। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 200 × 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 3.287 मिलियन किलोमीटर है, जिसके अनुसार 657.4 मिलियन मेगा ऊर्जा उपलब्ध है। 657.4 मिलियन मेगा ऊर्जा उपलब्ध होगी। सोलर सेल डायग्राम हो गया। फोटोज P = H पैकेट फॉर्म में आता है, ठीक है। इसमें 2 तरह का सेल होता है, N टाइप और P टाइप। बीच में जंक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और होल्स होता है। इसमें जो है इंटरनल रिएक्शन होता है। 85% भूमि पर खेती होती है तथा वन प्रतिभूमि है। 6.5% आवास और उद्योग है और 5.8% बंजर हिमाच्छादित जनसंख्या रहित है। इसलिए भारत ने जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय योजना से राष्ट्रीय सौर मिशन को महत्वपूर्ण माना है तथा इसे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन के सौर ऊर्जा के भाग को बढ़ाया है।